आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच दैट इज़ वर्ब। तो वर्ब की जितनी भी फॉर्म्स हैं और कितने काइंड्स हैं वर्ब्स के, वो हम आज कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा वीडियो एंड देखते हैं। देखिए वर्ब क्या है। जिस शब्द से क्रिया के होने का बोध हो उसे वर्ब कहते हैं। ठीक है, ये आप सबको पता है। इंग्लिश ग्रामर में वर्ब मेनली दो तरीके की होती हैं। द फर्स्ट वन इज़ प्रिंसिपल वर्ब, जिसे कि आप मेन वर्ब कहते हैं, जो कि एक्शन ओरिएंटेड वर्ब्स होती हैं। ठीक है, जो वर्ब सेंटेंस में सब्जेक्ट के साथ मिलकर अपना और उस सेंटेंस के अर्थ को क्लियर करती हैं, मीन्स जो एक कंप्लीट मीनिंग देती हैं, उसे कहते हैं हम प्रिंसिपल वर्ब। और इसे सिंपल लैंग्वेज में आप कह सकते हैं कि जो एक्शन वर्ब्स होती हैं उनको हम मेन वर्ब भी कहते हैं। जैसे कि ही रीड्स, यहाँ पे ये जो रीड है ये क्या है, ही रीड्स। दिस इज़ अ प्रिंसिपल वर्ब क्योंकि यहाँ पे एक्शन हो रहा है। नेक्स्ट है प्ले, ये क्या है, ये भी एक वर्ब है। तो सब्जेक्ट और वर्ब मिलकर एक कंप्लीट सेंस दे सकते हैं किसी भी सेंटेंस को। अब जो प्रिंसिपल वर्ब्स हैं उसके भी टू काइंड्स हैं। फर्स्ट वन इज़ ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब सिंपल लैंग्वेज में समझे तो वे सभी वर्ब्स जिन्हें अपना सेंस कंप्लीट करने के लिए एक ऑब्जेक्ट चाहिए, अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए एक ऑब्जेक्ट चाहिए। द वर्ब्स दैट आर फॉलोड बाय एन ऑब्जेक्ट दे आर कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जिन वर्ब्स का जो ये एक्शन हो रहा है उसका इफेक्ट किसके ऊपर पड़े, किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़े, मतलब चाहे वो कोई नाउन हो या प्रोनाउन हो, उसे ट्रांजिटिव वर्ब्स कहते हैं। लेकिन सिंपल वर्ड्स में हम ऐसे समझ सकते हैं कि वो सभी वर्ब्स जो अपने अर्थ को पूरा करने के लिए, जिनको एक ऑब्जेक्ट चाहिए होता है, जो कि ऑब्जेक्ट के साथ लिखी जाती हैं, उन्हें कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब्स। एंड द सेकंड वन इज़ इंट्रांजिटिव वर्ब्स। इंट्रांजिटिव वर्ब्स कौन सी होती हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब्स होती हैं जिनमें किसी भी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत ना हो, जो कि वर्ब्स अपने आप में ही कंप्लीट हो। जैसे कि यहाँ पे सेंटेंस है आई लाफ। ठीक है, तो यहाँ कंप्लीट है ये अपने आप में। मैं हंसा या मैं हंसी, यहाँ पे किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है। अभी मैं बोलूँ कि आई प्ले, तो ये कैसी वर्ब है, ये ट्रांजिटिव वर्ब है। अब आई प्ले, मैं खेली, लेकिन यहाँ पे ये पता नहीं चल रहा है कि क्या खेली या वो क्या खेला। तो यहाँ फुटबॉल भी हो सकता है, बास्केटबॉल भी हो सकता है। तो जब तक हम किसी पर्टिकुलर गेम का नाम उसके साथ ऐड नहीं करेंगे उस सेंटेंस का अर्थ कंप्लीट नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे ही स्माइल्स, वह मुस्कुराया, ये अपने आप में कंप्लीट है, हमें किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है। तो वे सभी वर्ब्स जहाँ पे ऑब्जेक्ट्स की ज़रूरत नहीं होती है उसके अर्थ को कंप्लीट करने के लिए, उन्हें हम कहते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, और फिर उसके बाद आती हैं ऑक्सिलरी वर्ब्स। अभी तो हो गई मेन वर्ब्स की बात कि मेन वर्ब्स कितने टाइप की होती हैं। मेन वर्ब्स आर ऑफ टू टाइप्स। द फर्स्ट वन इज़ ट्रांजिटिव एंड द सेकेंड वन इज़ इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव वर्ब्स वो होती हैं जिन्हें एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है अपने सेंस को कंप्लीट करने के लिए। एंड इंट्रांजिटिव वर्ब्स वो होती हैं जो अपने आप में कंप्लीट होती हैं एंड दे डोंट नीड एन ऑब्जेक्ट। अब बात करते हैं ऑक्सिलरी वर्ब्स की। नेक्स्ट है ऑक्सिलरी वर्ब्स। देखिए सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाती हूँ, जितनी भी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, ठीक है, वो सभी ऑक्सिलरी वर्ब्स होती हैं। इज, एम, आर, वॉज, वर या जितनी भी मॉडल वर्ब्स हैं, ये सभी ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं। ओके, अब ऑक्सिलरी वर्ब्स के टाइप कितने हैं ये देख लेते हैं। पहला टाइप है वर्ब टू बी वाली वर्ब्स। दूसरा है वर्ब टू हैव वाली वर्ब्स। थर्ड वन इज़ वर्ब टू डू एंड द फोर्थ वन इज़ मॉडल वर्ब्स। अब यहाँ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है समझने के लिए कि यहाँ पे फाइनाइट वर्ब्स और इनफाइनाइट वर्ब्स और आ जाती हैं। अभी फाइनाइट वर्ब्स वो होती हैं जो सब्जेक्ट, नंबर और पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल श्याम गोज़, श्याम जाता है। अब ये गो है, इसे हम यहाँ पे गोज़ लिख रहे हैं, लेकिन अगर मैं ये लिखूँ कि राम और श्याम जाते हैं तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा राम एंड श्याम गो। ठीक है, तो ये गोज़ से गो हो गई, और गो से हम इसको गोज़ भी कर सकते हैं, गॉन भी कर सकते हैं। तो वो सभी वर्ब्स जो सेंटेंस के हिसाब से, मतलब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, पर्सन के अकॉर्डिंग और नंबर के अकॉर्डिंग अपना फॉर्म चेंज कर लेती हैं, सिंगुलर के साथ सिंगुलर, प्लूरल के साथ प्लूरल या टेंस के हिसाब से चेंज हो जाती हैं, वो सभी वर्ब्स को हम फाइनाइट वर्ब्स कहते हैं। सेकंड आती हैं
नॉन फाइनाइट वर्ब्स। नॉन फाइनाइट वर्ब्स कौन सी होती हैं? नॉन फाइनाइट वर्ब्स वो वर्ब्स होती हैं जो टेंस के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होती। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देखिए, ये आईएनजी फॉर्म है वर्ब की, ठीक है। ये आई वाला सेंटेंस है, यहाँ पे ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है, लेकिन तीनों के साथ हमने, ठीक है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज़ किया है। इसने अपने आप को चेंज नहीं किया। प्लेइंग, प्लेइंग, प्लेइंग। इसी की तरह ये पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है वर्ब की। यहाँ पे ये परफेक्ट टेंस है, यहाँ पे ये जो ही है ये सिंगुलर है, लेकिन इसके साथ हमने क्या लगाया? प्लेड लगाया। और दे ये भी सिंगुलर है, सॉरी ये दे ये प्लूरल है, लेकिन इसके साथ भी हमने प्लेड लगाया, मतलब पास्ट पार्टिसिपल यूज़ किया है। जो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है ना, उसे पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं। तो नॉन फाइनाइट वर्ब्स वो होती हैं जो नंबर और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होती हैं। यूज़ कैसे करना है, ठीक है, ये देखते हैं। अगर किसी सेंटेंस में दो या दो से अधिक सब्जेक्ट हैं और उनको एंड के द्वारा जोड़ा गया है, एंड यहाँ पे कंजंक्शन हो गया, ठीक है, कंजंक्शन एंड के द्वारा उनको जोड़ा गया है, तो वहाँ पे वर्ब कैसी आएगी? ऑफ कोर्स वहाँ पे वर्ब कैसी आएगी? प्लूरल आएगी, क्योंकि जब सब्जेक्ट एक से ज़्यादा होगा तो वहाँ पे वो प्लूरल हो जाएगा, तो जो फॉर्म है वर्ब की वो भी प्लूरल फॉर्म आएगी। फॉर एग्जांपल यू, ही एंड आई, यहाँ पे 3 सब्जेक्ट दिए गए हैं। अब ये तीनों हो गए, तो यहाँ पे हम लगाएंगे आर। राम एंड मोहन, ये 2 सब्जेक्ट दिए हुए हैं, यहाँ पे 2 अलग अलग पर्सन है, तो यहाँ हमने लगा दिया हैव, इसको भी प्लूरल कर दिया। नेक्स्ट देखिए, अगर किसी सेंटेंस में सिंगुलर नाउन्स को एंड से जोड़ दिया जाए, ठीक है, और उनमें से किसी एक नाउन से पहले क्या लगा दिया जाए? आर्टिकल लगा दिया जाए, ए, एन या द, इन तीनों में से कोई एक आर्टिकल लगा दिया जाए, तो वहाँ पे कैसी वर्ब यूज़ होगी? वहाँ पे हम यूज़ करेंगे सिंगुलर वर्ब। क्यों यूज़ करेंगे? जैसे यहाँ पे ये सेंटेंस है, द हेड मास्टर एंड टीचर इज़ प्रेजेंट इन द क्लास। अभी सेंटेंस में आप देख रहे हैं कि 2 सिंगुलर नाउन्स है, एक तो हेड मास्टर है, दूसरा है टीचर, लेकिन ये जो फर्स्ट वाला है इससे पहले द आर्टिकल लगा दिया है। इसका मतलब ये है कि मतलब यहाँ पे ये जो हेड मास्टर है यही टीचर हैं। तो हमें ये कैसे पता चला है कि ये है? क्योंकि यहाँ पे जो आर्टिकल आया है वो हेड मास्टर से पहले आया है। अगर यहाँ पे टीचर से पहले भी आर्टिकल आया होता तो इसका मतलब हो जाता कि ये दोनों अलग अलग हैं। अब क्योंकि आर्टिकल एक से पहले आया है तो इसका मतलब ये है कि जो हेड मास्टर है वही टीचर है, इसलिए यहाँ पे अलग से आर्टिकल नहीं लगाया है। और यहाँ पे जब ऐसी कंडीशन होगी तो सिंगुलर वर्ब का ही यूज़ होगा। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि हम इसका ऑपोजिट कर देते हैं कि दोनों ही नाउन सिंगुलर हो और दोनों से पहले ए एन दा का यूज़ कर दिया जाए, तो वहाँ पे क्या होगा कि वहाँ पे वो जो 2 पर्सन है, जैसे कि यहाँ था ना हेड मास्टर और टीचर, वो दोनों पर्सन कैसे हैं? अलग अलग व्यक्ति हैं। तो जब ऐसी कंडीशन होगी तो वहाँ पे हम क्या करेंगे? प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे जो हेड मास्टर है और टीचर ये 2 अलग अलग पर्सन है। कैसे हमें पता? क्योंकि दोनों से पहले ही इन्होंने द आर्टिकल को लगा दिया है। अब जब दोनों वर्ड से पहले आर्टिकल द आ गया तो इसका मतलब ये दोनों पर्सन जो है वो अलग अलग है, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल आएगी। नेक्स्ट, यदि किसी वाक्य के 2 सब्जेक्ट्स को एज वेल एज, विद, टुगेदर विद, अलोंग विद, लाइक, अनलाइक, इंक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग, बिसाइड्स, ठीक है, ये कुछ वर्ड्स हैं, इनको आप याद कर लीजिए कि अगर इनके साथ अगर कोई 2 सब्जेक्ट्स को जोड़ दिया जाए तो वहाँ पे वर्ब कैसे आएगी? वहाँ वर्ब आएगी कि जो फर्स्ट वाला सब्जेक्ट है, ठीक है, अगर वो सिंगुलर है तो वर्ब हमारी सिंगुलर आएगी, अगर वो प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल आएगी। जैसे यहाँ है ही एज वेल एज आई इज़ रीडिंग, तो भले ही यहाँ पे आई आया है, आप आई के बाद यहाँ पे एम नहीं लिख सकते हैं, आई एम रीडिंग। अगर एम लिखेंगे तो जो सेंटेंस है वो आपका रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि ये एज वेल एज से जुड़ा हुआ है, तो ये आपको याद करना पड़ेगा। ऐसी कंडीशन में जो हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी है वो फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगानी है। मिस्टर गुप्ता विद हिज फ्रेंड्स हैज़ कम टू सी मी। अब यहाँ पे मिस्टर गुप्ता किसके साथ आए हैं? अपने फ्रेंड्स के साथ आए हैं। हैज़ कम टू सी मी, यहाँ पे हैज़ हमने किसके अकॉर्डिंग लगाया? हैज़ हमने लगाया मिस्टर गुप्ता के अकॉर्डिंग। यहाँ अगर आप फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग वर्ब को लगाएंगे या फिर ये सोचेंगे कि मिस्टर गुप्ता भी उनके फ्रेंड्स भी हैं, तो यहाँ प्लूरल वर्ब आनी चाहिए, तो आपका सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। अगर कोई भी सेंटेंस के सब्जेक्ट्स आइदर और नाइदर नॉर
और नॉट ओनली बट ऑल्सो के साथ जुड़े हुए हैं, तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो जो सेकंड सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग आएगी। जैसे कि अभी जो मैंने ऊपर रूल एक्सप्लेन किया उसमें हम कैसे लगा रहे हैं, फर्स्ट के अकॉर्डिंग लगा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जब आइदर और नाइदर नॉर नॉट ओनली बट ऑल्सो ये वाली कंडीशन होगी तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आएगी सेकंड के अकॉर्डिंग। यहाँ हमने हैव लगाया, आइदर ही और आई हैव डन दिस वर्क, तो यहाँ हैव किसके अकॉर्डिंग आया है, आई के अकॉर्डिंग आया है, क्योंकि ये सेंटेंस आइदर और से बना है। ऐसे ही नाइदर नॉर में नाइदर यू नॉर ही यहाँ पे सिंगुलर है, ठीक है, सेकंड सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे इज आ गया है। ऐसे ही नेक्स्ट, नॉट ओनली सानू बट ऑल्सो पानू हैज़ डन दिस वर्क, तो यहाँ पे नॉट ओनली बट ऑल्सो, अगर यहाँ पे मान लीजिए ये पानू ना होके यहाँ पे फ्रेंड्स होते या हर फ्रेंड्स होते, कोई प्लूरल अगर यहाँ पे सब्जेक्ट होता तो यहाँ पे वर्ब हमारी कैसी हो जाती, प्लूरल हो जाती। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए बोथ मैनी सेवरल, ये बहुत सारे सेंटेंसेस में आते हैं, ठीक है। इनके साथ हम क्या करेंगे, हमेशा प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे, क्योंकि बोथ मैनी सेवरल ये जो नंबर शो कर रहे हैं ये शो कर रहे हैं कि वो जो नंबर है वो एक से ज़्यादा है, ठीक है, तो ये प्लूरल नंबर शो करते हैं, तो दैट्स द रीज़न यहाँ पे नाउन भी प्लूरल होगा और वर्ब भी प्लूरल होगी। मैनी बॉयज़ आर डूइंग दिस वर्क, ये मैनी का मीन है ऑफ कोर्स एक से ज़्यादा, बोथ का मीन दो होते हैं, लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, वो ये है कि मैनी के साथ में अगर ए या एन लगा आ जाए, ठीक है, तो अगर इस कंडीशन में मैनी के साथ ए और एन लिखा हुआ है तो वहाँ पे उसका मतलब होगा एक, मतलब कई में से एक। मैनी अ बॉयज़ प्लेइंग इन द फील्ड, मतलब कई में से कोई एक लड़का फील्ड में खेल रहा है, तो यहाँ मैनी आ गया, इसलिए यहाँ पे बॉय के साथ इज आएगा। अब देखिए कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनका प्रयोग एक दूसरे के लिए आवश्यक होता है, जिनको कि हम कह सकते हैं कि पेयर वाले नाउन्स जो कि ग्रुप में आते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हो गया ब्रेड एंड बटर, कर्ड एंड राइस और कप एंड सॉसर, ये इस तरीके के जो पेयरिंग वाले वर्ड्स होते हैं इनके साथ हम सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि इनको एक ही माना जाता है। ब्रेड में लॉक एंड की, लॉक के बिना की काम नहीं कर सकती, तो भले ही दो हैं लेकिन उनकी फंक्शनिंग जो है वो एक साथ हो रही है, तो ऐसे जो वर्ड्स होते हैं ना उनके साथ हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे। देखिए कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनका प्रयोग हमेशा जोड़े में किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ट्राउज़र्स हो गया, अब जोड़े में कैसे, जैसे कि अगर हम इसको सिमेट्रिकल सीधी लाइन में कट करें तो ट्राउज़र्स के दो पैर निकलेंगे सेम, ठीक है। सीजर्स है, अगर हम उसको बीच में से तोड़ दें तो उसके भी दो पीस निकलेंगे। पायजामा है, ठीक है, उसमें भी दो पीस होते हैं जो कि जुड़े होते हैं आपस में। चश्मा हो गया, चश्मा भी हमारा अगर हम बीच में से तोड़ दें तो दोनों साइड में सेम जैसा होगा। तो ये जो नाउन्स होते हैं इन्हें इनसेपरेबल कहते हैं और इनके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि योर सीजर्स आर शार्प, यहाँ पे सीजर्स जो है वो है एक, लेकिन उसके क्योंकि दो एक जैसे पार्ट होते हैं तो यहाँ पे उसको प्लूरल माना जाता है और उसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो क्या आएगी, प्लूरल आएगी। ट्राउज़र्स हो गए, तो जितने भी वर्ड्स मैंने आपको बताया ऊपर जो इनसेपरेबल नाउन्स होते हैं उनके साथ जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो प्लूरल ही आएगी। लेकिन एक एक्सेप्शन है, वो क्या है कि अगर इनके साथ हमें सिंगुलर वर्ब यूज़ करनी है तो कैसे करनी है, तो हम अगर इन वर्ड्स के साथ में अब पेयर ऑफ का यूज़ करते हैं, ठीक है, तो वो फिर वो वाक्य जो है जो सेंटेंस है वो सिंगुलर हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अ पेयर ऑफ ट्राउज़र्स हैज़ बीन परचेस्ड फॉर यू, मतलब एक जोड़ी ट्राउज़र्स तुम्हारे लिए खरीदे हैं, एक जोड़ी ट्राउज़र तुम्हारे लिए खरीदे गए हैं, ये सेंटेंस हो गया। तो क्योंकि हमें यहाँ पे ए पेयर ऑफ लगा दिया तो फिर हम यहाँ पे आप हैज़ बीन का यूज़ कर सकते हैं। अगर केवल ट्राउज़र्स यहाँ होता तो फिर क्या आता, हैव बीन। नेक्स्ट है, अगर किसी सेंटेंस में अ नंबर ऑफ का प्रयोग किया गया हो तो वहाँ नाउन और वर्ब दोनों ही कैसे आएंगे, प्लूरल आएंगे। जैसे कि अ नंबर ऑफ, क्योंकि नंबर ऑफ भी क्या बता रहा है, एक से ज़्यादा संख्या बता रहा है।
तो यहाँ पे अ नंबर ऑफ बॉयज़, ये जो नाउन है ये प्लूरल होगी और जो वर्ब होगी, क्योंकि जब नाउन प्लूरल होगा तो वर्ब भी कैसी होगी, प्लूरल होगी। नेक्स्ट देखिए, कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनसे कोई एक डेफिनेट मतलब निश्चित मात्रा, दूरी या रकम मतलब अमाउंट का बोध होता है। यदि ऐसे नाउन्स का प्रयोग वाक्य में सब्जेक्ट के रूप में किया जाए तो इनके प्लूरल रहने पर भी हम इनके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज़ करें, क्योंकि यहाँ पे एक निश्चित मात्रा बताई जा रही है, निश्चित दूरी बताई जा रही है और निश्चित रकम बताई जा रही है। 5 किलोग्राम्स ऑफ राइस इज़ इनफ फॉर मी। यहाँ पे एक सर्टेन क्या बता दिया है, सर्टेन अमाउंट बता दिया है राइस का। तो भले ही ये 5 किलोग्राम प्लूरल है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे 5 फिक्स है तो यहाँ जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो सिंगुलर आएगी। नेक्स्ट है 2 किलोमीटर्स, सेम यहाँ पे ये फिक्स है 2 किलोमीटर्स, इज़ नॉट अ लॉन्ग डिस्टेंस, तो यहाँ इज़ लगा दिया। 5 रुपीज़ या 500 भी होता है या 5000 भी होता, एक डेफिनेट अमाउंट बताया है तो डेफिनेट अमाउंट के साथ में यहाँ पे भी इसका यूज़ होगा। देखिए नेक्स्ट है कि कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जो किससे स्टार्ट होते हैं, देयर से स्टार्ट होते हैं। तो ऐसे सेंटेंस में हम हेल्पिंग वर्ब कैसे लगाएंगे, ऐसे सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब हम लगाएंगे उसके नाउन के अकॉर्डिंग। अगर नाउन सिंगुलर है तो जो हेल्पिंग वर्ब है वो भी सिंगुलर आएगी, और अगर नाउन प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल आएगी। फॉर एग्जांपल फर्स्ट सेंटेंस देखिए, देयर इज़ अ कप ऑन द टेबल। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे 2 सेंटेंस दिए हुए हैं, द फर्स्ट वन इज देयर इज़ अ कप ऑन द टेबल। अब ये जो फर्स्ट सेंटेंस है यहाँ पे केवल एक कप की बात की जा रही है, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आई है इज़। सेकेंड सेंटेंस देखिए, ये यहाँ पे दीज नहीं है, आप इसे देयर मान लीजिए, ठीक है। देयर आर कप्स ऑन द टेबल, तो यहाँ पे एक से ज़्यादा कप है तो इसलिए हेल्पिंग वर्ब क्या लगा दी, यहाँ आ गया आर। नेक्स्ट है यूज्ड टू। यूज्ड टू का यूज़ हम कहाँ करते हैं, देखिए यूज्ड टू का यूज़ आपने बहुत बार सुना होगा, पढ़ा भी होगा, लेकिन कई बार कन्फ्यूज़न हो जाती है कि इसको यूज़ कैसे करना है। तो आज के बाद आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगी। यूज्ड टू को हम यूज़ करते हैं भूतकाल की आदत का बोध होता है या कराया जाता है तब। इसका प्रयोग सकारात्मक, नकारात्मक और प्रश्नवाचक मतलब अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव तीनों ही सेंटेंसेज में किया जाता है। देखिए, और यूज टू में मेनली वो सारी हैबिट्स को के बारे में बात की जाती है जो आप पहले कभी पास्ट टाइम में किया करते थे लेकिन अब नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ सेंटेंस है, मैं खेला करता था, मतलब मैं पहले कभी खेला करता था लेकिन आजकल नहीं खेलता हूँ, तो ये हमारी पास्ट हैबिट हो गई जो कि आप अब नहीं करते हैं। तो यहाँ पे होगा आई यूज्ड टू प्ले। अगर किसी सेंटेंस में 2 हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना है, ठीक है, और मेन वर्ब कैसी कितनी है, एक है, तो वहाँ पे हम कैसे यूज़ करेंगे। देखो मैं आपको एग्जांपल से समझाती हूँ। यहाँ पे 2 सेंटेंस दिए हुए हैं, ही डिड नॉट एंड विल नॉट डू दिस वर्क। ना तो उसने किया है मतलब अब तक नहीं किया है, ना ही वो करेगा। जैसे बोलते हैं ना तो उसने कभी हेल्प की थी और ना वो कभी आगे करेगा, ना तो उसने काम कभी किया था ना वो कभी आगे करेगा। इस तरीके के जो सेंटेंसेस होते हैं उसमें हम डबल हेल्पिंग वर्ब्स का यूज़ करते हैं। तो ना तो उसने किया था और ना ही वो करेगा, इसका मतलब ये है। सेकेंड है ही कुड नॉट एंड विल नॉट हेल्प मी। अब इसमें से कौन सा सही है, इसमें से हमें ये चेक करना है कि ये डिड नॉट और विल नॉट दोनों हेल्पिंग वर्ब है। सेंस भी हमें समझ में आ गया कि इस अर्थ पे यूज़ किया है, लेकिन करेक्ट कौन सा होगा, करेक्ट हमारा फर्स्ट सेंटेंस होगा, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग हमें मेन वर्ब भी तो लिखनी पड़ेगी ना। तो यहाँ पे ये जो डू है, ये डू डिड नॉट के साथ भी जाएगी, ठीक है, और विल नॉट के साथ भी जाएगी क्योंकि फर्स्ट फॉर्म ही आएगी दोनों के साथ। तो ये सेंटेंस करेक्ट है। अब यहाँ पे सेकंड देख लेते हैं, ही कुड नॉट। अब यहाँ पे ये कुड नॉट पास्ट हो गया, भले ही ये कुड के साथ भी फर्स्ट फॉर्म जाएगी बट ये पास्ट हो गया इसका, और ये हो गया मतलब प्रेजेंट फॉर्म हो गई, फ्यूचर फॉर्म हो गई। अगर यहाँ पे वुड होता तो हम इस सेंटेंस को सही मान सकते थे, बट यहाँ पे ये सेंटेंस सही नहीं होगा। तो हमें ये देखना है कि अगर 2 हेल्पिंग वर्ब एक साथ किसी सेंटेंस में दी हुई हैं और मेन वर्ब एक ही दी हुई है, तो मेन वर्ब कोऑर्डिनेट कर रही है उन दोनों हेल्पिंग वर्ब्स के साथ या नहीं। अगर हाँ तो फिर वो सेंटेंस ठीक है, नहीं तो फिर
रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, दो ऑक्सिलरी वर्ब्स मतलब दो हेल्पिंग वर्ब्स का यूज़ हम किसी एक सेंटेंस में एक साथ नहीं कर सकते। अब जैसे अभी आप सोचेंगे कि अभी तो हमने जस्ट इससे पहले वाला जो सेंटेंस बनाया था उसमें हमने दो ऑक्सिलरी के साथ में एक हेल्पिंग वर्ब, उसमें हमने दो ऑक्सिलरी मतलब दो हेल्पिंग वर्ब्स के साथ में एक मेन वर्ब को यूज़ करके सेंटेंस बनाया था। तो देखिए वो जो सेंटेंस था उसमें दो क्लॉजेस थे। चलिए अब बात करते हैं ऑक्सिलरी वर्ब्स की। ऑक्सिलरी वर्ब्स जिन्हें कि हम हेल्पिंग वर्ब्स बोलते हैं, इनके काइंड्स कितने हैं? ये 3 तरीके की होती हैं। द फर्स्ट वन प्राइमरी ऑक्सिलरीज, जिसमें टू बी वर्ब्स आ जाती हैं, हैव वर्ब्स आ जाती हैं, ठीक है। सेकंड है मॉडल ऑक्सिलरी, जिसमें सारी मॉडल वर्ब्स आ जाती हैं जैसे कि विल, शैल, वुड, कुड, शुड। एंड थर्ड है आपकी सेमी मॉडल ऑक्सिलरी। अब आप सोचेंगे कि ये सेमी मॉडल ऑक्सिलरी या मार्जिनल ऑक्सिलरीज जो है ये क्या है? देखिए ये जो 4 वर्ब्स हैं, नीड, डेयर, यूज्ड टू एंड ऑट टू, ठीक है। ये चारों जो वर्ब्स हैं, नीड, डेयर, यूज्ड टू एंड ऑट टू, ये कही जाती हैं सेमी मॉडल ऑक्सिलरीज, ठीक है। अब चलिए इनको देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे प्राइमरी ऑक्सिलरीज क्या है। प्राइमरी ऑक्सिलरीज को हम प्रिंसिपल ऑक्सिलरीज भी कहते हैं। जो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं इनके भी 3 काइंड्स हैं। पहली आती हैं बी वर्ब्स। बी वर्ब्स में हमारी आ जाती हैं इज, एम, आर, वॉज, वर, ये हमारी बी वर्ब्स हैं। सेकेंड आती हैं हैव वर्ब्स। हैव में हमारी आ जाती हैं हैज़, हैव एंड हैड। और थर्ड आती हैं डू वर्ब्स। डू में हमारी डू, डज, डिड, ये सब आ जाती हैं। तो ये जो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं इनको हम मेनली किन में यूज़ करते हैं? सेंटेंस बनाने में यूज़ करते हैं, टेंस में यूज़ करते हैं, और पैसिव वॉइसेस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, इन सब में यूज़ करते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे इसके बी वर्ब्स की। बी वर्ब्स को हम कहाँ पे यूज़ करेंगे? बी वर्ब्स को हम जनरली सिंगुलर के साथ सिंगुलर, प्लूरल के साथ प्लूरल, अकॉर्डिंग टू टेंस, इज़ आएगा, आर आएगा, एम आएगा, या वॉज आएगा, वर आएगा, जनरल यूजेस हैं उनमें हम इनको यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है हमारी वर्ब डू। अब ये जो डू वर्ब्स होती हैं इनको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज़ करेंगे, क्योंकि इसमें क्या आता है? डू और डज आता है, तो इनको हम सिंपल प्रेजेंट में यूज़ करते हैं। और दूसरा हम इनको यूज़ करते हैं सिंपल पास्ट में, क्योंकि सिंपल पास्ट में हम क्या यूज़ करते हैं? डिड यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये जो है डू वर्ब्स इनको हम या तो सिंपल प्रेजेंट में यूज़ करेंगे या सिंपल पास्ट में यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, रश्मि डिड नॉट गिव मी स्वीट्स। यहाँ पे ये सिंपल पास्ट का नेगेटिव फॉर्म है, क्योंकि जो एफर्मेटिव सेंटेंस होगा उसमें हम डिड का यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि सेकंड फॉर्म आती है वहाँ, तो वहाँ डिड यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अब जो नेगेटिव सेंटेंस आ गया तो यहाँ पे हमें डिड की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो हमने लगा दिया डिड नॉट। ऐसे ही ये प्रेजेंट का नेगेटिव सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का, जो ही डज नॉट वांट टू हेल्प यू, तो यहाँ पे भी डज की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये जो डू, डज, डिड हैं इनको हम नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में यूज़ करेंगे फॉर सिंपल प्रेजेंट टेंस एंड सिंपल। नेक्स्ट हम डू का यूज़ कब करते हैं? जब हमें किसी स्टेटमेंट को इम्फेटिक करना हो, मतलब ज़ोरदार बनाना हो, उस पर हमें थोड़ा सा उसको पावरफुल बनाना हो। कैसे? शी डज़ लेबर हार्ड, मतलब वो बहुत कठिन परिश्रम करती है। हम अपनी जो फीलिंग है कि कठिन परिश्रम करती है वो उसमें डालना चाहते हैं। तो जब अगर ऐसा होता है तो फिर हमें डू और डज़ की जो फॉर्म है हम इनको विदाउट ये जज किए कि ये नेगेटिव नहीं है या इंटरोगेटिव नहीं है, मैं इसमें नॉट के अलावा इसे लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता, ये सोचने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम स्टेटमेंट को एम्फेसाइज कर रहे हैं, उसमें जोर देना चाहते हैं, तो वहाँ पे आप डज़ का यूज़ या डू का यूज़ कर सकते हैं। शी डज़ लेबर हार्ड, मतलब वो बहुत ज़्यादा परिश्रम करती है, तो यहाँ पे इसलिए डज़ का यूज़ किया है। आई डू होप, मतलब मुझे पूरी उम्मीद है, पूरी तरीके से उम्मीद है दैट ही विल कम, कि वो आएगा। तो यहाँ पे जो होप है इसको जोड़ देने के लिए कि मतलब उसकी जो होप है उसको एम्फेसाइज करने के लिए कि जो होप है उसको बहुत ज़्यादा होप है, तो हम इसे कैसे प्रूव करेंगे? हम यहाँ पे डू का यूज़ करेंगे। शी डिड फाइल अ पेटिशन, उसने एक पेटिशन फाइल की है, ठीक है। आई डू एडमिट, मैं मानता हूँ कि मैं गलत था, तो यहाँ पे बात पर जोर देने के लिए हम डू या डज का यूज़ कर लेते हैं।
नेक्स्ट है हमारी वर्ब हैव। हैव को हम परफेक्ट टेंस में यूज़ करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट हो या पास्ट परफेक्ट हो। प्रेजेंट में हम हैज़ और हैव का यूज़ करेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सिंगुलर और प्लूरल, और पास्ट में हम हैड का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, यहाँ पे आई के साथ हैव का यूज़ किया है। परफेक्ट है ये, प्रेजेंट परफेक्ट, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। ऐसी सेकंड सेंटेंस देखो, यू हैव वाटर्ड द प्लांट्स, ये भी प्रेजेंट है। दे हैव हर्ड द नेम ऑफ गांधी जी, ये भी प्रेजेंट है। शी हैज़ जस्ट रिटर्न फ्रॉम अमेरिका, शी हैड गॉन बाय दैट टाइम, ये पास्ट परफेक्ट है। तो ये जो हैव वाली फॉर्म्स हैं, तो ये जो हैव वाली वर्ब्स हैं इनको हम परफेक्ट टेंस में यूज़ करते हैं। प्राइमरी वर्ब्स क्या होती हैं ये हमने देख लिया। अब हम देखेंगे मॉडल वर्ब्स के यूसेज क्या है। तो मॉडल वर्ब्स मैं आपको बता चुकी हूँ, विल, शैल, हैव, वुड, शुड, कुड, ये सब मॉडल वर्ब्स हैं। और यहाँ पे मैंने अंडरलाइन भी किया हुआ है, नीड, डेयर, यूज्ड, टू का जो हम यूज़ करते हैं ऑट टू, ये सारी जो हैं ये मार्जिनल मॉडल्स और सेमी मॉडल्स भी इनको कहा जाता है। ठीक है, चलिए सबसे पहले बात करेंगे मे की। मे का प्रयोग परमिशन मांगने अथवा अनुमति देने के लिए किया जाता है। किसके लिए यूज़ करेंगे? परमिशन लेने के लिए या फिर किसी को परमिशन देने के लिए मे का यूज़ करेंगे। जैसे मे आई बोरो परफेक्ट एयरफोर्स एंड नेवी फ्रॉम द लाइब्रेरी, ये बुक है परफेक्ट एयरफोर्स एंड नेवी, तो मे आई बोरो, तो यहाँ पे परमिशन मांगी जा रही है उस बुक को लाइब्रेरी से लेने की। यस यू में, अब यहाँ पे परमिशन दी जा रही है सेकंड सेंटेंस में, यस तुम ले सकते हो। तो किसी से भी परमिशन लेने के लिए और परमिशन देने के लिए मे का यूज़ करते हैं। मे का यूज़ किसी भी घटना के घटित होने की अनिश्चितता मतलब पॉसिबिलिटी को व्यक्त करने के लिए भी किया जाता है। मतलब अगर किसी घटना की पॉसिबिलिटी लगती है तो वहाँ पे भी मे का यूज़ कर सकते हैं। जैसे शी मे अटेंड द वेडिंग, मतलब कंफर्म नहीं है कि वो आएगी या नहीं आएगी, बट ऐसा माना जा रहा है, मतलब होप किया जा रहा है कि शायद वो आ सकती है, उसके आने की संभावना है। तो ऐसी कंडीशन में भी मे का यूज़ किया जाता है। द स्काई इज़ क्लाउडी, आसमान कैसा है? बादलों से घिरा हुआ है। इट मे रेन टुडे, तो श्योरिटी नहीं है, संभावना है बारिश की। जूही में कम टुडे, जूही आज आ सकती है, यहाँ पे भी पॉसिबिलिटी है। आलोक में पास दिस ईयर, आलोक इस साल पास हो सकता है, यहाँ पे भी संभावना व्यक्त की जा रही है। तो कहीं पर भी संभावना व्यक्त करने के लिए भी मे का यूज़ किया जाता है। साथ ही मे का यूज़ हम किसी विश और डिज़ायर को बताने के लिए भी करते हैं। जैसे मे गॉड ब्लेस यू, यहाँ पे आप किसी को विश कर रहे हैं। मे यू लिव लॉन्ग, यहाँ पे भी विशेष दी जा रही है, मतलब आशीर्वाद दिया जा रहा है। मे ही सक्सीड इन लाइफ, ये इच्छा व्यक्त की जा रही है कि काश कि वो अपनी लाइफ में सफल हो। तो इन कंडीशंस में भी आप मे का यूज़ करेंगे। साथ ही मे का यूज़ पर्पस दिखाने वाले क्लॉज के साथ भी किया जाता है। जैसे कि अगर प्रिंसिपल क्लॉज प्रेजेंट टेंस में है, ठीक है, तो पर्पस वाला जो दूसरा क्लॉज है उसमें हम सो दैट या दैट या इन ऑर्डर दैट के बाद में मे का यूज़ कर सकते हैं। जैसे वी प्ले सो दैट वी मे हैव गुड हेल्थ, हम खेलते हैं ताकि, मतलब खेलने का पर्पज़ क्या है? यहाँ पे दो क्लॉजेज हैं, एक तो ये हो गया वी प्ले सो दैट वी मे हैव गुड हेल्थ, ये सेकेंड क्लॉज हो गया, ताकि हम क्या कर सकें, हमें मतलब अच्छी हेल्थ मिल सके। हम खेलते हैं ताकि हमारी जो हेल्थ है वो अच्छी रह सके, ये है इसका मीन। तो यहाँ पे पर्पज़ बताया जा रहा है और यहाँ पे सो दैट लगा लिया, तो सो दैट वाले सेंटेंसेज में जनरली मे का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, वी ईट सो दैट वी मे लिव, हम खाते हैं ताकि हम जी सकें, यहाँ पे भी सो दैट के बाद हमने मे का यूज़ किया है। शी लेबर्स हार्ड इन ऑर्डर दैट शी मे गेट गुड मार्क्स, वो कठिन परिश्रम करती है ताकि उसे अच्छे अंक मिल सकें। ही वर्क्स हार्ड सो दैट ही मे अर्न गुड लिवलीहुड, वो अधिक परिश्रम करता है ताकि वो ज़्यादा पैसे कमा सके, एक अच्छा इनकम कमा सके। ठीक है, तो ये आप याद कर लीजिए, जहाँ पे दो क्लॉजेज होंगे और सो दैट का यूज़ हुआ है तो वहाँ पे आपको मे का यूज़ करना है।
दूसरा मे का यूज़ हम इनफॉर्मल रिक्वेस्ट में भी करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं माइट की। माइट जो है वो मे की पास्ट फॉर्म है, तो जो नरेशन बनाते हैं, इनडायरेक्ट नरेशन, इसमें माइट का यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल सीता सेड दैट इट मे रेन टुडे, तो जब हम इसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो ये सेंटेंस हो जाएगा सीता सेड दैट इट माइट रेन टुडे। मे की पास्ट फॉर्म हो जाती है माइट। माइट का यूज़ रिक्वेस्ट के लिए भी किया जाता है जब आप बहुत ज़्यादा पोलाइट रिक्वेस्ट करना चाहते हैं किसी से, और दूसरी कंडीशन ये होती है कि आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो जाएगी, इसके चांसेस बहुत कम होते हैं। ऐसी स्थिति में भी माइट का यूज़ करते हैं, जैसे कि माइट आई बोरो योर कार। यहाँ पे कार के मिलने के चांसेस एकदम ना के बराबर हैं, लेकिन फिर भी आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो मोर पोलाइट रिक्वेस्ट होती है उसके लिए माइट का यूज़ होगा। मे और माइट का अगर हम कंपैरिजन करें तो माइट लेस प्रोबेबिलिटी शो करता है और मे मोर प्रोबेबिलिटी शो करता है। मीन्स इट माइट रेन टुडे मतलब बहुत कम चांस है कि बारिश होगी, इट मे रेन टुडे काफ़ी चांसेस है कि बारिश हो जाएगी। नेक्स्ट है कैन। कैन का प्रयोग शक्ति मीन्स पावर दिखाने के लिए किया जाता है, फिजिकल कैपेसिटी शो करने के लिए, एबिलिटी, कैपेसिटी, मेंटल एबिलिटी। ठीक है, कोई भी कार्य को करने की क्षमता शो करने के लिए कैन का यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल शी कैन सॉल्व दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम, यहाँ पे उसकी मेंटल एबिलिटी दिखाई दे रही है कि कैन सॉल्व दिस पजल। ठीक है, यहाँ पे भी एबिलिटी की बात हो रही है। कैन यू लिफ्ट दिस बॉक्स, यहाँ पे फिजिकल एबिलिटी की बात हो रही है। तो ये सारी सिचुएशंस में आप कैन का यूज़ करेंगे। कैन का मतलब होता है कि कोई व्यक्ति किसी कार्य को करने में सक्षम है, और अगर हम कांट कर देंगे तो इसका मतलब है कि कोई भी व्यक्ति उस कार्य को करने में सक्षम नहीं है। कैन का यूज़ एंगर, इम्पेशेंस, एस्टोनिशमेंट, सरप्राइज ये सब बताने के लिए किया जाता है। फॉर एग्जांपल हाउ कैन ही रिज़ाइन, यहाँ पे एंगर शो किया जा रहा है कि उसने रिज़ाइन कैसे कर दिया। वेयर कैन ही गो, इम्पेशेंस शो किया जा रहा है। व्हाट कैन दे से, सरप्राइज शो हो रहा है यहाँ पे। कैन का यूज़ परमिशन देने के लिए भी किया जाता है। ठीक है, द स्टूडेंट्स कैन पार्क देयर साइकिल देयर, यहाँ पे परमिशन दी जा रही है कि स्टूडेंट्स अपनी साइकिल को वहाँ पार्क कर सकते हैं। यू कैन सिट हियर, यहाँ भी परमिशन दी जा रही है। शी कैन टेक दीज पेन्स, यहाँ भी परमिशन दी जा रही है। नेक्स्ट है कुड। कुड का यूज़ कैन के पास्ट टेंस के रूप में किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल ही टोल्ड मी दैट ही कैन लेंड मी दिस अम्ब्रेला। ये सेंटेंस को जब हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो कैन को हम किस में चेंज कर देंगे, कुड में। ही टोल्ड मी दैट ही कुड लैंड मी हिज अम्ब्रेला। कुड का प्रयोग पास्ट स्टेबिलिटी को शो करने के लिए भी किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन ही वॉज यंग, जब वो यंग था। ही कुड रन 20 माइल्स एट अ स्ट्रेच, मतलब जब वो यंग था तो वो एक बार में 20 माइल्स रन कर सकता था। यहाँ पे पास्ट स्टेबिलिटी की बात हो रही है। व्हेन आई वॉज यंग आई कुड क्लाइम एनी ट्री, जब मैं यंग था मैं किसी भी पेड़ पर चढ़ सकता था। यहाँ पे भी पास्ट स्टेबिलिटी की बात हो रही है। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कुड का यूज़ ऐसी पास्ट पॉसिबिलिटी को बताने के लिए किया जाता है जो पूर्ण नहीं हो। फॉर एग्जाम्पल शी कुड हैव फोन्ड मी, वो मुझे फ़ोन कर सकती थी लेकिन उसने फ़ोन नहीं किया। मतलब ये पॉसिबिलिटी बताई जा रही है कि वो कर सकती थी लेकिन वो कंप्लीट नहीं हुई, उसने फ़ोन नहीं किया, तो यहाँ कुड का यूज़ हुआ है। सेम आई कुड हैव कॉट द EMU इफ़ आई हैड हरीड, अगर मैंने जल्दी की होती तो मैं EMU को पकड़ लेता। किसी ट्रेन का नाम हो सकता है। कुड का यूज़ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी किया जाता है। फॉर एग्जांपल कुड यू गिव मी योर बाइक, कुड यू लैंड मी योर कंप्यूटर, कुड यू हेल्प मी प्लीज़। और यहाँ कुड की जगह आप वुड का यूज़ भी कर सकते हैं। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में जब आप किसी से कोई रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो वहाँ पे कुड या वुड का यूज़ होता है। कुड का यूज़ नेसेसिटी और कैपेसिटी के लिए भी किया जाता है। जैसे कुड शी रन द बिजनेस बाय हर सेल्फ, मतलब क्या वो अपना व्यापार स्वयं कर सकती है अगर ज़रूरत पड़े तो। वर्तमान की नेसेसिटी और कैपेसिटी को बताने के लिए भी कुड का यूज़ करते हैं। कुड यू गेट अनदर जॉब, क्या आपको दूसरी नौकरी मिल सकती है। नेक्स्ट है शैल। शैल का यूज़ हम फर्स्ट पर्सन के साथ करते हैं फ्यूचर एक्शन को बताने के लिए। आई शैल गो टू मुंबई टुमारो, वो मुंबई कब जाएगा, टुमारो, कल जाएगा। तो फ्यूचर एक्शन को बताने के लिए फर्स्ट पर्सन के साथ शैल का यूज़ किया जाता है।
वी शैल डिस्कस दिस चैप्टर नेक्स्ट वीक, यहाँ पे भी फर्स्ट पर्सन है, इसके साथ हम शैल का यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे वो जो चैप्टर है कब डिस्कस करेगा, नेक्स्ट वीक करेगा, फ्यूचर में। ओके। शैल का यूज़ फर्स्ट पर्सन के साथ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में दूसरे की इच्छा जानने के लिए अथवा अपनी सेवाएं देने के लिए, मतलब अगर आप किसी के लिए कुछ करना चाहते हैं लेकिन उससे आप परमिशन लेंगे ना, तो इस सिचुएशन में भी किया जाता है। फॉर एग्जांपल, शैल आई ओपन द डोर, क्या मैं आपके लिए दरवाज़ा खोलूँ, यहाँ परमिशन ले रहे हैं। शैल आई हेल्प यू, क्या मैं तुम्हारी मदद करूँ। शैल का यूज़ सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ कब करेंगे, जब किसी सेंटेंस में प्रॉमिस, डिटर्मिनेशन, थ्रेट, कमांड, वार्निंग या प्रोहिबिशन का भाव हो। उस कंडीशन में हम शैल के साथ सेकंड और थर्ड पर्सन भी लगा सकते हैं जब कोई चीज़ कंफर्म हो। फॉर एग्जांपल, ही शैल पे यू ऑन संडे, यहाँ पे डेफिनेट है, उसने बोला है कि वो आपको संडे को पे कर देगा, मतलब कर देगा। तो यहाँ पे इसलिए शैल, बिल की जगह शैल का यूज़ किया गया क्योंकि यहाँ पे प्रॉमिस किया जा रहा है। यू शैल बी रिवार्डेड, ये कन्फर्म है कि उसको रिवॉर्ड मिलेगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे विल की। विल का यूज़ सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ फ्यूचर एक्शन बताने के लिए किया जाता है, जैसे कि हमने शैल का यूज़ फर्स्ट पर्सन के साथ किया था और विल का यूज़ हम सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ करेंगे फ्यूचर एक्शन को बताने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, यू विल वर्क हियर, ठीक है, यहाँ पे कहा जा रहा है कि तुम यहाँ काम करोगे, फ्यूचर में करोगे, तो फ्यूचर एक्शन बताया जा रहा है और यू सेकंड पर्सन है, इसके साथ विल का यूज़ किया है। नेक्स्ट है ही विल गो टुमारो, ही थर्ड पर्सन है, इसके साथ विल का यूज़ किया है कि वो कल जाएगा। कब जाएगा, कल जाएगा। विल का यूज़ सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में फॉर्मल रिक्वेस्ट के लिए भी किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, विल यू ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज़, ठीक है, विल यू क्लोज द विंडो प्लीज़, और हम यहाँ पे वुड का यूज़ भी कर सकते हैं, वुड यू ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज़, वुड यू क्लोज द विंडो प्लीज़। विल का यूज़ हम फर्स्ट पर्सन के साथ डिटर्मिनेशन, थ्रेट, वार्निंग, प्रॉमिस, विलिंगनेस ये बताने के लिए भी करते हैं, जैसे कि हमने आपको बताया था कि हम शैल का यूज़ सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही ऑपोजिट हम विल का यूज़ फर्स्ट पर्सन के साथ कर सकते हैं अगर डिटर्मिनेशन, थ्रेट, वार्निंग, प्रॉमिस ये सारी चीज़ें बताई जा रही हों। आई विल नेवर स्पीक टू हर, मैं उससे कभी बात नहीं करूँगा। यहाँ पे क्या है, डिटर्मिनेशन दिखाई दे रही है हमें यहाँ पे, तो यहाँ पे आई के साथ विल का यूज़ होगा, ना कि शैल का। आई विल अचीव माई गोल, यहाँ पे भी डिटर्मिनेशन है। आई विल बीट यू, थ्रेट है यहाँ पे, ठीक है। तो जब थ्रेट हो, वार्निंग हो, डिटर्मिनेशन हो, प्रॉमिस हो, विलिंगनेस हो, तो वहाँ पे हम फर्स्ट पर्सन के साथ शैल की जगह विल का यूज़ करेंगे। एंड सेम ये सारी चीज़ें हो तो हम सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ शैल का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है शुड। शुड क्या है, शुड जो है ये शैल की पास्ट फॉर्म है। इसे हम नरेशन में यूज़ करते हैं। जो हम रावरी देवी सेड दैट द गिल्टी मिनिस्टर शैल बी पनिश्ड, यहाँ पे सेड दैट ये इनडायरेक्ट सेंटेंस है, तो यहाँ पे शैल नहीं आएगी, यहाँ पे क्या आएगा, शुड आएगा। रावरी देवी सेड दैट द गिल्टी मिनिस्टर्स शुड बी पनिश्ड, क्योंकि हमने इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज किया है, ठीक है, वो हमें यहाँ से पता चल रहा है, तो यहाँ पे शैल की जगह शुड का यूज़ होगा। आई सेड दैट आई शैल नॉट गो टू कोलकाता, यहाँ पे भी शैल का यूज़ नहीं होगा, पास्ट फॉर्म का यूज़ होगा, आई शुड। शुड का यूज़ हम एडवाइस, ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी बतलाने के लिए भी करते हैं, जैसे कि यू शुड वर्क हार्ड, यहाँ पे क्या किया जा रहा है, एडवाइस दी जा रही है। यू शुड टेक मेडिसिन ऑन टाइम, यहाँ पे भी एडवाइस दी जा रही है। ही शुड टेक केयर ऑफ हिज हेल्थ, एडवाइस दी जा रही है। वी शुड लव आवर कंट्री, यहाँ पे हमारी ड्यूटी है कि हम अपनी कंट्री से लव करें, तो जहाँ पे भी एडवाइस, ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी, प्रिजम्पशन ये इन सब का सेंस होगा, तो वहाँ पे शुड का यूज़ किया जाएगा। ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, कंडीशनल सेंटेंसेस में लेस्ट के साथ हमेशा शुड का यूज़ किया जाता है। ये तो बहुत बार एग्ज़ाम में आता है, लेस्ट वाला सेंटेंस। वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करो, लेस्ट यू शुड फेल, कहीं ऐसा ना हो कि तुम
फेल हो जाओ तो लेस्ट जहाँ पे आएगा वहाँ पे उसके फॉलोइंग क्लॉज में हेल्पिंग वर्ब जो आएगी वो क्या आएगी, शुड आएगी। आपको एग्ज़ाम में अगर वुड दिया है, कुड दिया है तो वो गलत होगा। आपको हर कंडीशन में लेस्ट के साथ शुड का ही यूज़ करना है। मेक हेस्ट, लेस्ट यू शुड मिस द बस, जल्दी करो कहीं ऐसा ना हो कि तुम बस मिस कर दो। मूव फास्ट, लेस्ट यू शुड मिस द क्लास, जल्दी चलो कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी क्लास मिस हो जाए। ठीक है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। शुड का यूज़ हम परफेक्ट टेंस में करते हैं किसी भी काम को बताने के लिए, ठीक है, कि जो कार्य जिस रूप में किया जाना चाहिए था वह नहीं किया गया है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अनीस शुड हैव सबमिटेड द बिल्स, अनीश को बिल जमा कर देना चाहिए था लेकिन उसे जमा नहीं किया है। यू शुड हैव इन्फॉर्म द पुलिस, तुम्हें पुलिस को घटना के बारे में सूचित कर देना चाहिए था लेकिन उसने सूचित नहीं किया है। तो इस तरीके की कंडीशन होगी, वहाँ पे भी हम किसका यूज़ करेंगे, शुड का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है शुड का यूज़ अवास्तविक परिस्थिति मतलब अनरियल सिचुएशंस बताने के लिए भी मेन क्लॉज में किया जाता है। जैसे इफ़ आई वर यू, ये कैसी सिचुएशन है, ये अनरियल सिचुएशन है कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता, है तो नहीं वो उसकी जगह, ना ही वो हो सकता है। ये अनरियल सिचुएशन है कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता, आई शुड नॉट फॉरगिव हिम, तो मैं उसे माफ़ नहीं करता। इफ़ आई वर यू, यदि मैं तुम्हारी जगह होता, आई शुड नॉट डू दिस, तो मैं ये नहीं करता। ये अनरियल सिचुएशंस हैं। तो अनरियल सिचुएशन जहाँ पे होगी वहाँ पे हम हेल्पिंग वर्ब शुड का यूज़ करेंगे। दूसरा हम शुड का यूज़ करते हैं कंडीशनल क्लॉज में लेस प्रोबेबिलिटी को दिखाने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ विनय शुड कम आस्क हिम टू वेट फॉर मी, अगर विनय आता है तो उसे मेरे लिए इंतज़ार करने के लिए बोलना। तो यहाँ पे विनय के आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा कम है। नेक्स्ट है वुड। वुड का यूज़ कब करते हैं, वुड का यूज़ किया जाता है विल के पास्ट टेंस के रूप में। फॉर एग्ज़ाम्पल, बबीता सेड दैट राखी विल श्योरली पास द एग्ज़ाम, यहाँ पे ये पास्ट में है तो ये भी पास्ट में होना चाहिए, तो इसे हम लिखेंगे वुड। बबीता सेड दैट राखी वुड श्योरली पास द एग्ज़ाम। नीरज टोल्ड मी दैट चंदन विल नॉट डू दिस, सेम यहाँ पे भी विल का यूज़ नहीं होगा, वुड का यूज़ होगा। वुड का यूज़ ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ आपको, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए किया जाता है। वुड यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ कॉफ़ी, वुड यू लैंड मी सम मनी, वुड यू सिंग अ सॉन्ग, ठीक है, यहाँ पे पोलाइट रिक्वेस्ट है सारे सेंटेंसेस में। वुड का यूज़ हम और कहाँ करते हैं कि प्रेजेंट या पास्ट की अनरियल सिचुएशन को बताने के लिए भी करते हैं। जैसे इफ़ आई हैड विंग्स, अगर मेरे पास पंख होते। आई वुड फ्लाई टू यू, तो मैं उड़कर तुम्हारे पास पहुंच जाता। तो यहाँ पे ये अनरियलिस्टिक मतलब इमेजिनेशन में बात हो रही है एक तरीके से। इफ़ आई वर अ बर्ड, अगर मैं एक पक्षी होती। आई वुड फ्लाई टू यू, तो मैं उड़कर तुम्हारे पास पहुंच जाती। तो ये जब सिचुएशन बनेगी जहाँ पे अनरियल सिचुएशन को बताया जा रहा है वहाँ पे भी हेल्पिंग वर्ब हम वुड का यूज़ करेंगे। इफ़ यू केम टू मी आई वुड हेल्प यू, अगर तुम मेरे पास आए होते तो मैं तुम्हारी मदद करता। और यहाँ पे ये चीज़ देखिए, ये दोनों ही क्लॉजेस में जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो पास्ट में है। यहाँ पे हैड का यूज़ हुआ है, यहाँ वुड का यूज़ हुआ है, यहाँ वर का यूज़ हुआ है, यहाँ भी वुड का यूज़ हुआ है, यहाँ सेकंड फॉर्म है, यहाँ पे भी वुड का यूज़ हुआ है। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे अगर हैड है तो आप विल का यूज़ कर दें या शैल का यूज़ कर दें, आपका सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट है मस्ट। मस्ट का यूज़ हम कहाँ करते हैं, मस्ट का यूज़ करेंगे जहाँ पे ऑर्डर, कमांड, कंपल्शन या ड्यूटी की बात की जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, यू मस्ट डू एज यू आर टोल्ड, यहाँ पे ऑर्डर दिया जा रहा है कि तुमको ये वैसे ही करना है जैसे तुम्हें बताया गया है, यहाँ मस्ट का यूज़ हुआ है। दे मस्ट डू एज दे आर टोल्ड, यहाँ पे भी ऑर्डर है। सोल्जर्स मस्ट ओबे ऑर्डर्स विदाउट एनी क्वेश्चन, यहाँ पे ड्यूटी की बात की जा रही है कि सोल्जर्स की ड्यूटी है कि उन्हें विदाउट एनी क्वेश्चन ऑर्डर्स को फॉलो करना चाहिए। नेक्स्ट है ऑल द स्टूडेंट्स मस्ट अटेंड द फंक्शन, यहाँ पे कमांड है, आदेश दिया जा रहा है स्टूडेंट्स को कि सभी स्टूडेंट को फंक्शन अटेंड करना है। वी मस्ट हेल्प द नीडी, यहाँ पे
ये हमारी ड्यूटी है कि हमें गरीब की या जो ज़रूरतमंद है उसकी हेल्प करनी चाहिए। तो मस्ट का यूज़ जहाँ ऑर्डर, कमांड, कंपल्शन और ड्यूटी होगा वहाँ करना है। मस्ट का यूज़ स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी और लाइकलीहुड मतलब संभावना बताने के लिए किया जाता है। फॉर एग्जांपल, मिस्टर सिंह मस्ट बी 70 नाउ। मिस्टर सिंह लगभग कितने के होंगे, ये पक्की बात है, स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी है कि वो 70 के होंगे। तो यहाँ पे संभावना व्यक्त की जा रही है। दे मस्ट बी हंग्री आफ्टर देयर लॉन्ग जर्नी, वो इतनी लंबी जर्नी के बाद ज़रूर भूखे होंगे। यहाँ पे भी क्या है, संभावना व्यक्त की जा रही है। ही मस्ट बी जोकिंग, अरे वो मजाक कर रहा होगा। यहाँ पे भी संभावना व्यक्त की जा रही है। नेक्स्ट है ऑट टू। देखिए ऑट टू में सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात तो ये ध्यान रखनी है कि ऑट टू का प्रयोग एक साथ होता है। आप टू के बिना ऑट को नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। और ऑट टू और शुड के जो यूसेज हैं और जो उनके मीनिंग है वो लगभग सेम होते हैं। ऑट टू का प्रयोग किया जाता है मोरल ड्यूटी को बताने के लिए। एग्जाम्पल, वी ऑट टू रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स, मतलब ये हमारा नैतिक कर्तव्य है कि हमें अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। वी ऑट टू हेल्प द नीडी, हमें गरीब लोगों की या ज़रूरतमंद लोगों की हेल्प करनी चाहिए, हमारा नैतिक कर्तव्य है। तो नैतिक कर्तव्य जो मोरल ड्यूटी है उसे बताने के लिए ऑट टू का यूज़ किया जाता है। यूज़ टू का यूज़ हम क्या करेंगे, यूज़ टू का यूज़ किया जाता है पास्ट हैबिट्स को बताने के लिए, ठीक है। पास्ट हैबिट्स को बताने के लिए यूज़ टू का यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, वी यूज़ टू ड्रिंक डेली, हम रोज़ पिया करते थे लेकिन अब वो ड्रिंक नहीं करते हैं, ये उनकी पास्ट हैबिट है। प्रोफेसर झा यूज़ टू स्मोक 1 पैकेट ऑफ सिगरेट्स डेली, मिस्टर झा रोज़ 1 पैकेट सिगरेट का पिया करते थे। तो वो पहले, ये उनकी पास्ट हैबिट है, अब वो ऐसा नहीं करते हैं। आई यूज़ टू वॉक इन द मॉर्निंग, शी यूज़ टू प्ले बैडमिंटन। मॉरल ऑक्सिलरी है नीड। नीड का यूज़ हम कब करते हैं, नीड का यूज़ हम व्यक्त करते हैं जब किसी चीज़ की ज़रूरत हो या आवश्यकता हो, या फिर नेगेटिव में यूज़ करेंगे जब किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं हो, आवश्यकता नहीं हो। इसे शो करने के लिए नीड का यूज़ किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जूही नीड नॉट टॉक टू बबीता, जूही को बबीता से बात करने की आवश्यकता नहीं है। नीड शी टॉक टू रश्मि, क्या उसे रश्मि। प्रेजेंट टेंस में भी नीड नॉट का प्रयोग ऐसे कार्य को व्यक्त करने के लिए किया जाता है जो वास्तव में नहीं किया जाना ही उचित था। फॉर एग्ज़ाम्पल, यू नीड नॉट हैव रिटन सच अ डिटेल्ड स्टोरी, तो मैं इतनी विस्तृत कहानी लिखने की ज़रूरत नहीं थी। मतलब कहीं पर भी या तो किसी चीज़ की ज़रूरत है या किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, किसी चीज़ की आवश्यकता है या नहीं है, सिंपल, ठीक है। ऐसा अगर सेंस हो तो वहाँ पे नीड या नीड नॉट का यूज़ करना है। शी नीड। नेक्स्ट है डेयर। डेयर का यूज़ हम कहाँ करेंगे, डेयर का यूज़ करेंगे साहस करना या चुनौती देने के अर्थ में। फॉर एग्ज़ाम्पल, ही डेयर नॉट कम हियर, उसे यहाँ आने का साहस नहीं करना चाहिए था। शी डेयर नॉट कॉल यू अ फूल, उसे तुम्हें मूर्ख बुलाने का साहस नहीं करना चाहिए था। दे डेयर नॉट लीव द मीटिंग विदाउट माई परमिशन, उन्हें मेरी परमिशन के बिना मीटिंग से जाने का साहस नहीं करना चाहिए था, ठीक है। तो जहाँ पे साहस करना या चुनौती देने का भाव हो वहाँ पे आप डेयर या डेयर नॉट का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है कॉजेटिव वर्ब्स। अब देखिए कॉजेटिव वर्ब्स क्या होती हैं, इससे सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि एक्शन 2 प्रकार से होता है। पहला एक्शन होता है सब्जेक्ट के द्वारा, जब कोई भी सब्जेक्ट खुद एक्शन करता है, और दूसरा एक्शन होता है जब किसी दूसरे से काम करवाया जाता है, ठीक है। तो जब किसी दूसरे से काम करवाया जाता है ऐसी स्थिति में हम कॉजेटिव वर्ब्स का यूज़ करते हैं। एंड कॉजेटिव वर्ब्स कौन सी होती हैं, मेक, गेट एंड हैव, ये तीनों कॉजेटिव वर्ब्स हैं। मेक का यूज़ कब करेंगे, जब कोई काम सब्जेक्ट स्वयं करे, ठीक है, लेकिन वो डायरेक्टली नहीं करेगा उस काम को, सब्जेक्ट किसी व्यक्ति को कुछ करने का कारण बनेगा। ये जो सब्जेक्ट है, ये जो सेंटेंस में सेकंड पर्सन है, जो ऑब्जेक्ट है, उसको कुछ करने का कारण बनेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप एग्ज़ाम्पल से समझिए, उसने मुझे रुलाया, ही मेड मी वीप। यहाँ पे ये जो ही है ये इसके रोने का कारण है। किसके रोने का कारण है, मी के रोने का। तो मतलब ये रुलाने का काम कौन कर रहा है, ही कर रहा है। तो यहाँ मतलब पॉजिटिव वर्ब्स में मेक का यूज़ करेंगे तो वहाँ पे जो सब्जेक्ट होगा वो ऑब्जेक्ट
से कुछ कराने का कारण बनेगा, रीज़न बनेगा। शी मेड द चाइल्ड स्लीप, उसने बच्चे को सुलाया। यहाँ पे भी शी कौन है, रीज़न है बच्चे के सोने का। नेक्स्ट आता है हैव एंड गेट। अब ये हैव और गेट का हम यूज़ कब करेंगे? हैव और गेट का यूज़ तब होता है जब सेंटेंस का सब्जेक्ट खुद काम नहीं करेगा, बल्कि वो काम किसी दूसरे पर्सन से कराएगा, वहाँ पे हैव और गेट का यूज़ होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, नवनीत ने घर बनवाया है। नवनीत हैड, हम हैड का भी यूज़ कर सकते हैं और गॉट का भी यूज़ भी कर सकते हैं। नवनीत हैड अ हाउस बिल्ट या नवनीत गॉट अ हाउस बिल्ट। तो घर तो किसका है? नवनीत का है। लेकिन यहाँ पे क्या ये खुद काम कर रहा है? नहीं। घर किसने बनाया? मजदूरों ने बनाया होगा, मिस्त्री ने बनाया होगा, नवनीत तो नहीं बनाएगा। तो जब वो काम खुद ना करके किसी दूसरे से करवाता है तो वहाँ पे हैव और गेट का यूज़ होगा। नेक्स्ट देखिए, हनी अपना बाल कटवाएगा। ठीक है, यहाँ क्योंकि ऊपर वाले सेंटेंस में और ये सेंटेंस में एक डिफरेंस है। यहाँ पे पास्ट की बात हो रही थी, उसने अपना मकान बनवाया। सेंटेंस में पास्ट की बात हो रही थी, उसने अपना मकान बनवाया। लेकिन यहाँ पे क्या है? हनी अपना बाल कटवाएगा, तो इसलिए यहाँ पे विल का भी यूज़ किया है। हनी विल गेट हिज हेयर कट, वो अपने बाल कटवाएगा। नेक्स्ट देखिए, उसने अपना नाम कटवा लिया। ही गॉट या ही हैड हिज नेम स्ट्रक ऑफ, ये भी पास्ट है। ठीक है, मतलब उस अपना नाम कटवा चुका है, पास्ट एक्टिविटी हो गई। तो इसलिए यहाँ पे इसको एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया है। ही गॉट हिज नेम स्ट्रक ऑफ या फिर ही हैड हिज नेम स्ट्रक ऑफ। देखिए, अगर सेंटेंस में वर्ब के साथ सकना, सकता, सका, सकता था, मतलब कोई पर्सन कोई काम कर सकता था, इस सेंस में बात की जाए, तो वहाँ पे गेट से पहले कैन, कुड या कुड हैव का यूज़ किया जाएगा। जैसे कि रश्मि यह काम करवा सकती थी। ठीक है, तो रश्मि कैन गेट दिस वर्क डन। करवा मतलब यहाँ पे रश्मि की एबिलिटीज़ की बात हो रही है, और ये काम क्योंकि रश्मि खुद नहीं करेगी, किसी और से करवाएगी, तो इसलिए यहाँ पे गेट का यूज़ होगा। सेकंड देखिए, मोहित यह काम नहीं करा सका, मतलब मोहित कुड नॉट गेट दिस वर्क डन। यहाँ पे रश्मि यह काम करा सकती है, प्रेजेंट में बात कर रहे हैं, या पास में बात कर रहे हैं कि मोहित ये काम नहीं करा पाया या नहीं करा सका, तो इसलिए कुड के साथ यहाँ पे गेट का यूज़ किया है हमने, क्योंकि मोहित को खुद नहीं करना था, किसी और से कराना था, इसलिए हमने यहाँ पे गेट लगाया है। नेक्स्ट, जब किसी वाक्य में चाहिए शब्द लगा हो, ठीक है, तो वहाँ पे हम गेट के साथ क्या करेंगे? शुड या शुड हैव का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हें यह काम करवाना चाहिए, यू शुड गेट दिस वर्क डन, क्योंकि करवाना चाहिए, किसी यू जो है किसी और से करवाएगा। ठीक है ना, इसलिए हमने यहाँ पे शुड के साथ गेट लगाया है। सौरभ को यह काम करवाना चाहिए था। अब देखिए, ये सेंटेंस में प्रेजेंट एक्टिविटी की बात हो रही है कि उसको ये काम करवाना चाहिए। यहाँ पे पास्ट की बात हो रही है कि सौरभ को यह काम करवाना चाहिए था, तो यहाँ पे शुड हैव का यूज़ होगा। शुड हैव गॉट दिस वर्क डन। लेट्स सी वन मोर एग्जाम्पल। तुम अपना बाल कटवाओ। यहाँ पे एडवाइस दी जा रही है कि तुम अपना बाल कटवाओ, इम्परेटिव की तरीके से यूज़ किया है, तो गेट योर हेयर कट या हैव योर हेयर कट। संतोष अपना बाल यहाँ कहाँ कटवाता है? यहाँ पे इंटेरोगेटिव में यूज़ किया है, तो वेयर डज संतोष। अब कहाँ कटवाता है? किसी और से कटवा रहा है, संतोष खुद तो काट नहीं रहा है, तो इसलिए यहाँ पे हमने हैज़ या फिर गेट का यूज़ किया है। नेक्स्ट है, मैं अपनी गाड़ी प्रतिदिन साफ़ कराता हूँ। अब ये जो मैं है, मतलब आई है, वो अपनी गाड़ी खुद तो साफ़ नहीं करता, खुद किसी और से कराता है, तो इसलिए यहाँ पे आई हैव माई कार क्लीन्ड एवरी डे या फिर आई गेट माई कार क्लीन्ड एवरी डे। तो आई होप आपको वर्ब का ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।